यस प्लीज, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। एग्जामिनेशन सारे बच्चे जो आईडीटी का दे के आए हैं, आज बच्चों का जब मैसेज आया सारे बच्चे खुश थे। और लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया मुझसे कि सर एमसीक्यू पर ना थोड़ा थोड़ा डाउट है। ऑल्दो बच्चों का आंसर मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार डाउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू तो आपसे इंस्टीट्यूट ने बहुत इजी पूछे। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चों को जिज्ञासा होती है कि 30 में से मेरा स्कोर क्या रहा। ठीक है बच्चे, तो नॉर्मली डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसर तो नहीं, लेकिन हाँ अब भी हम लोग ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको आज के सीएमए एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चे, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वो चाहे तो इसे आराम से एक बार देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक कंपनी है बच्चे, company received an adjudication order passed by the assistant commissioner of the central tax। कब? 11 अक्टूबर 2024 को कंपनी को एडजुडिकेशन ऑर्डर मिला अंडर सेक्शन 73। ठीक, वहां पर डिसीजन था कि 8 लाख रुपए आईजीएसटी पे करना पड़ेगा आपको, 35,000 रुपीज इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज 50,000 रुपीज। Company wants to file an appeal before appellate authority. How much company has to pay as pre-deposits? ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आगे का इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो कंपनी कहती है, इफ क्वेश्चन कहता है इफ कंपनी अपील्स अगेंस्ट पार्ट ऑफ द डिमांडेड अमाउंट सेज टैक्स 5 lakh, interest 20,000, penalty 30,000 and admit the balance liability of tax, interest and penalty। अब जरा ध्यान देना, टैक्स 8 लाख की डिमांड थी, 5 लाख उसने चैलेंज करने का सोचा तो 3 लाख एडमिट कर लिया। इंटरेस्ट कितना एडमिट कर लिया? 35,000 में 20 चैलेंज कर रहा है अपील में, तो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट एडमिट कर लिया। और पेनल्टी 50 में से 30 को चैलेंज कर रहा है तो 20,000 रुपए की पेनल्टी एडमिट कर लिया। तो ध्यान रहे, प्री डिपोजिट आपको अपील से पहले एक तो एडमिटेड लाइबिलिटी करनी है और अपील फीस करनी है। और अपील फीस आपने कितना पढ़ा था? 25,000 अंडर सीजीएसटी एक्ट मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो 25,000 रुपए सीजीएसटी एक्ट का भी होगा एंड सेम अमाउंट 25,000 एसजीएसटी का भी अपील फीस होती है। तो 50,000 तो अपील फीस देना पड़ेगा, प्लस एडमिटेड लाइबिलिटी 3,35,000 देना पड़ेगा। आप इसको टोटल लगाओगे ना बच्चे 385 होगा और इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बच्चे ने सारे बच्चे ने यही आंसर किया है, बस कंफर्म कर रहे थे कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट है बच्चे, Messrs ACG Limited, a supplier of television registered in the state of Gujarat, has policy to supply one television at 70% discount to open price market price to its top employee। अपने टॉप एम्प्लॉय को एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो 70% डिस्काउंट पर देता है। अब ध्यान से देखना, याद करना, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई किया था तो वहां पर बोला था कि अगर अनरिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, लेकिन रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है तो वैल्यू हम एज पर रूल निकालेंगे। और रूल में आपने कहा कि जितना ओपन मार्केट प्राइस में यहां पर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली ओपन मार्केट वैल्यू जो होगा ना वही इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देखना जरा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 23 कंपनी सप्लाइड 20 टेलीविजन टू दीज एम्प्लॉइज। द टोटल ओपन मार्केट वैल्यू of 20 television is 7 lakh।
ठीक है, 7 लाख का ओपन मार्केट वैल्यू है। आपसे सवाल भी यही पूछा गया, जो ऐसा कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ने के दौरान ही एक आइडिया लगाया कि हाँ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का ही क्वेश्चन है, जैसा कि आपको मैंने क्लास के दौरान भी करवाए हुए हैं। तो आप जरा ध्यान देना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो सिंपल है, 7 लाख रुपए ओपन मार्केट वैल्यू ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब सारे बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या था, कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स डज नॉट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट कवर्ड अंडर एग्जामिशन, एग्जामिशन नोटिफिकेशन 12/2017 में कवर नहीं होता। यानी कि जो कंडीशन, जिस कंडीशन में एग्जामिशन आ जाए वो इररेलेवेंट है, इसमें करेक्ट आंसर वही होगा जिसमें एग्जामिशन ना मिले। किसका, विद रेफरेंस टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन चार्ज्ड बाय आरडब्ल्यूए फ्रॉम इट्स मेंबर्स। देखना जरा, एनुअल टर्नओवर 20 लाख है, लेकिन एक मेंबर से 7,300 रुपए ही लेता है। तो अब याद करिएगा, मैंने क्लास के दौरान कराया था कि एक मेंबर से 7,500 रुपए मंथली तक अगर लिया जाता है आरडब्ल्यूए के थ्रू, तो ऐसे केसेस में नो जीएसटी एट ऑल। तो 7,500 तक तो एग्जाम्पशन है ना, यस सर, तो ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कवर करता है। ठीक, अब अगला देखना, एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लाख है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर 8,500। अब ये 7,500 से ज्यादा है, इसका सिंपल मतलब है कि इस पर तो एग्जाम्पशन मिलने वाली नहीं है, टैक्सेबल है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12। इसके बाद देखना, आरडब्ल्यूए की टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, लेकिन मंथली मेंटेनेंस चार्जेस पर मेंबर 15,500, ये भी 7,500 से ज्यादा है, टैक्सेबल तो होगा भैया। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 7 टर्नओवर का कोई कंडीशन तो लिखा हुआ नहीं। ठीक है बच्चे, इसका मतलब इस पर भी टैक्सेबल नहीं जाएगी। इसके बाद आइए, एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए लेस देन 20 लाख है, मंथली मेंटेनेंस चार्ज 7,500 है, यानी एग्जैक्ट 7,500 है। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि ये भी तो एग्जेम्प्ट हो गया, 7,500 को एक्सीड नहीं किया। तो अब सिंपल है, गलत कौन सा, टैक्सेबल किस कौन सा आ गया, ये और ये, तो सेकेंड एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर मुझे दिया उसमें भी सी को ही करेक्ट किया है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़िएगा, फटाफट से सारे बच्चे जवाब देंगे क्या है सर। अब जरा ध्यान दो, 4th नंबर क्वेश्चन में बताने लायक कुछ है नहीं, ये बचपन से पढ़ते आए हो इंटर में। क्या, कंपनी मेड सर्टेन गिफ्ट्स टू एम्प्लॉय, मिस्टर ए को 50,000, मिस्टर सी को 47,000 का, जेड को 57,000 का। 50,000 को एक्सीड कर जाएगा ना एम्प्लॉय का गिफ्ट, तो सप्लाई के दायरे में आ जाएगा, ठीक है, और जीएसटी लग जाएगा। इसमें एक ही केस है जिसमें 50,000 को एक्सीड कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, पर्सन वाज ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल स्कीम बट नाउ ही वांट्स टू कन्वर्ट इन कंपोजिशन स्कीम, व्हिच फॉर्म ही मस्ट फाइल। तो अगर आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो ना, तो आपको सीएमपी 01 फाइल करने पड़ते हैं, फॉर्म सीएमपी 01 फाइल करने पड़ते हैं। अलोंग विद दैट, आफ्टर दैट आपको विद इन स्पेसिफाइड पीरियड सीएमपी 03 में स्टॉक का डिटेल देना पड़ता है, लेकिन पहला फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, सीएमपी 01। ठीक है, तो इसमें जिस बच्चे ने डी आंसर करेक्ट किया है वो गलत है। ओके, अब जरा ध्यान देना। नेक्स्ट, मिस्टर कपिल है, डायरेक्टर ऑफ टीआरटी लिमिटेड हैं, जो रजिस्टर्ड है कहां पर, चेन्नई में। ठीक है, वांट फॉर 2 days ऑफिशियल सेमिनार इन दिल्ली, वो वेंट फॉर 2 days ऑफिशियल सेमिनार इन दिल्ली। अब इसने क्या किया, नोएडा से इसने होटल बुक किया इन दिल्ली एंड प्रोवाइडेड द कंपनी जीएसटी नंबर, कंपनी का जीएसटी नंबर दे दिया। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। अब जरा ध्यान दो,
होटल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस में आपने स्पेशल रूल लगाना है। और स्पेशल रूल क्या कहता है सर? स्पेशल रूल कहता है लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर 12(3) आपने बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और इस केस में होटल का लोकेशन है दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर जीएसटी लॉ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट? क्या था टीडीएस सर्टिफिकेट? जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ता है टीडीएस काटने के बाद। 7 जब आप फाइल कर देते हो तो आप टीडीएस की पेमेंट कर देते हो। हर महीने के अगले महीने की 10 तारीख तक, जिस मंथ में डिडक्शन किया है नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको जीएसटीआर 7 फाइल करने पड़ते हैं अलोंग विद पेमेंट। जब आप पेमेंट कर देते हो ना, तो विद इन 5 डेज आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देनी पड़ती है स्पेसिफाइड फॉर्म में। कौन सा? जीएसटीआर 7 है। ये बातें बहुत अच्छे से क्लास में किया था। यस सर, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम थियोरिटिकल टाइप आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा डिटेल में केस बेस्ड अगर बना के दे दिया जाता तो बच्चे को ज्यादा टाइम लगता, लेकिन एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा गया है। अब आगे बढ़िएगा, ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 6, ये बताओ। ये क्या पूछने वाला क्वेश्चन था। आईएसडी का रिटर्न है 13 तारीख को, नेक्स्ट मंथ के 13 डेज को आप उस डे 13th तक आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, ये टाइम लिमिट है। इसके बाद आइए आगे, if a person is liable to be registered on 12th November 23 and he has applied for registration on 18th November 23 and certificate granted on 24th November 23, the effective date of registration for composition levy will be, बताइए क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने क्या बोला था सेक्शन नंबर 25 कराते समय। मैंने बोला था अगर कोई पर्सन लाइव हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी होती है। और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराते समय मैंने आपको बोला था कि यदि किसी पर्सन ने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे दिया है, इसका मतलब क्लियर है कि उस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ लाइबिलिटी आएगी, डेट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, इस केस में लाइबिलिटी 12 नवंबर है और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 18 नवंबर को दिया है, तो आप कह सकते हो कि सर 18 नवंबर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया, इसलिए 12 नवंबर विद इफेक्ट फ्रॉम 12 नवंबर ही इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्या है, कुछ है? देखो, कंसाइनमेंट सप्लाई किया 21 अगस्त को, प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिजॉर्टेड बाय पर्सन हु फाइल्स रिटर्न ऑन मंथली बेसिस रिटर्न फाइल करना था, इसने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया। असेसमेंट फाइनल हुआ 28 नवंबर को और टैक्स पेयर बिकम लायबल टू पे डिफरेंशियल आईजीएसटी 10,000 रुपए एडिशनल उसे पे करना है आईजीएसटी का। तो अब टैक्स पेयर ने 20 नवंबर को पे नहीं किया, 20 दिसंबर को पे किया, तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा ये बता। तो प्रोविजनल असेसमेंट में आपने क्या पढ़ा था सर? प्रोविजनल असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, फाइनल असेसमेंट के टाइम पर यदि डिफरेंशियल लायबिलिटी है तो डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट जो होगा ना, उसी डेट से आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। इस केस में 21 अगस्त से आप इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे टिल 28 नवंबर, और इस केस में डेज लिखकर काउंट करना 122 दिन ही आएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? आइए फटाफट से जवाब देंगे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बताइए कस्टम एक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के लिए इसमें से क्या मैंडेटरी नहीं है?
बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसिट, ये तो मैंडेटरी है इंपोर्ट के केस में। यस, कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, ये भी जरूरी है इंपोर्ट के केस में। शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, इंपोर्ट के केस में जो जरूरत नहीं है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, फटाफट से जल्दी जल्दी जवाब दो। फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री-एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, री-एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। The goods must be clearly identifiable. The goods must be clearly identifiable. तो री एक्सपोर्ट के केस में जब आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का ग्रांट होता है, उस केस में गुड्स का आइडेंटिफिएबल होना जरूरी होता है, यानी ये कंडीशन तो है। यहाँ कह रहा है नोट अ कंडीशन, तो आपको ढूंढना है कौन सा कंडीशन। नहीं, goods should have been actually imported earlier and import duty पेड देयर ओन, ये भी जरूरी है, कंडीशन है। द गुड्स आर एक्चुअली री एक्सपोर्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये तो लिखा हुआ कहीं था ही नहीं, था क्या? किसी बच्चे ने पढ़ा क्या? नहीं, ऐसा कोई री एक्सपोर्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए इसका सी आंसर्स होंगे इस केस में। फटाफट से अगले क्वेश्चन पर सारे बच्चे जाएंगे और अगला क्वेश्चन बताएंगे। Under custom law, value of goods to be exported as bona fide gift can't exceeds dash in a licensing year. क्या लिमिट था, किसी को याद है? सर बोनाफाइड गिफ्ट में आपने 5 लाख की लिमिट बताई थी, 5 लाख रुपए से ज्यादा की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बोनाफाइड गिफ्ट के केस में, चाहे उसमें एडिबल आइटम्स भी इंक्लूड। क्लियर है बच्चे? अब आइए आगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला बता दो। सिंपल सी बात है, मार्जिन ऑफ ड्यूटी एंड इंजूरी मार्जिन दोनों में जो लोअर होगा ना, वही आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी हो सकता है। लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजूरी मार्जिन। इसके बाद आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। A special exemption under 25 is granted by issuing notification, करना पड़ता है नोटिफिकेशन के अंदर। यस, ये तो ठीक है। General exemption under section 25 is granted by issuing an order. General exemption ऑर्डर के थ्रू तो नहीं होता है, नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि ये गलत है। अब इसके बाद आइए, स्पेशल एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। यस, करेक्ट है ये, तो यानी ये गलत नहीं है। अब जनरल एग्जेम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन ऑफिशियल, ये तो पूरा गलत है। ऑफिशियल गजेट में तो जनरल एग्जेम्पशन को नोटिफाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब 2 and 4 इज द इनकरेक्ट पॉइंट एंड देयरफॉर इस केस में डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, and I must appreciate the students who has given the question paper to उसके मैक्सिमम आंसर। ठीक है, एक गलत कर दिया उसको। ठीक है बच्चे, 1 क्वेश्चन उसका रॉन्ग है, बाकी 28 मार्क्स उसके थॉरो आउट आ गए हैं। ठीक है, और इसीलिए बच्चा जैसे ही क्वेश्चन पेपर लेके आया मेरे पास, मैंने कहा बस तुम तो थ्रू आउट निकल चुके हो, एग्जेम्पशन से ऊपर ही आएंगे, कम आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सर इस वीडियो के अंदर क्या आप सब्जेक्टिव भी डिस्कस करोगे क्या? सब्जेक्टिव का अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू बच्चों का रिक्वेस्ट था, क्योंकि ये इमीडिएट चेक हो जाता है और पूरा क्वेश्चन का आंसर अभी ज्यादा बताने से बच्चों में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल्ड क्वेश्चन क्लास में मैं करवा दूंगा, और बाकी अगर जरूरत पड़ी, बच्चों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं डिटेल क्वेश्चंस के आंसर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लास में तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपलोड करने के लिए अगर आपके रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं अपलोड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को रेफर कीजिए क्लासेस
रजिस्टर करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो हमारे वेबसाइट का एड्रेस चल रहा है, आप उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं क्लास, या ranjaymisraclasses.com पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। कहीं पर भी आप क्लास खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।